तो चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, एप्टीट्यूड केमिस्ट्री में। वैसे तो हमारा जो सिंध बोर्ड है उसके अंदर ये चैप्टर इसी तरह से होता है, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के नाम से, ठीक है, चैप्टर 2। बट आप पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड को देखोगे तो वो गैसियस स्टेट के लिहाज से वो एक अलग चैप्टर होता है, लिक्विड्स और सॉलिड्स का वो एक अलग चैप्टर बनाते हैं। तो ये गैस का पोर्शन काफ़ी एक बड़ा होता है तो उसको एक अलग पोर्शन बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 2 एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता, जैसे कल हमने थर्मोकेमिस्ट्री किया था। तो थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये तो सिंगल चैप्टर में, सिंगल 1.5 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं लेक्चर्स। ये जो है वो इसमें नहीं होता, कम से कम 4 घंटे लगते हैं कंप्लीट चैप्टर में। तो उसके लिए 2 लेक्चर होगा, एक गैस का होगा, एक लिक्विड सॉलिड का अलग होगा, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ गैस के बारे में डिस्कस करूँगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी गैसेस स्टेट ही है। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं या जो MCQs आते हैं तो मैक्सिमम वो गैस स्टेट से निकालते हैं, लिक्विड्स और सॉलिड से किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता। तो गैस में चूँकि न्यूमेरिकल्स भी आपको पता है गैस पोर्शन में ही है, लिक्विड सॉलिड्स में कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, इसकी वजह से वहाँ से वो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। तो गैसेस स्टेट में सबसे पहले चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस के KMT जिसको हम कहते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत बेसिक पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स हैं। इन्फॉर्मेशन ज़हन में रख लें कि मॉलिक्यूल्स और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाइडली सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिस वजह से आराम से कंप्रेस हो जाते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बट उनकी मूवमेंट जो होती है वो रैंडम होती है, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। और जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस जो होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और साथ में वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। और ये जो उनकी कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं जिसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी कंजर्व हो जाती है, जिसके अंदर ना एनर्जी लॉस होती है ना गेन होती है, दैट इज़ इलास्टिक कोलिजन। जब मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। आइडियल गैस के बारे में बात करें तो उसके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस कोई भी नहीं होती आइडियल गैस में। आइडियल गैस की डिस्कशन आगे आएगी। एक तो रियल गैस होती है, एक आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस ख्याली और ख्वाबी गैस है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैसेस के टेम्परेचर के। मतलब इसमें अगर हम KMT की बात करें तो यहाँ पर हम क्या बात समझ रहे हैं कि अगर एक कंटेनर आपने ले लिया तो पहली बात तो गैस के मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट पॉइंट है कि दे आर फार अपार्ट, वो दूर दूर होंगे, जिस वजह से आराम से कंप्रेस हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वो कंटिन्यूस मोशन में होंगे, इनकी मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी लेकिन रैंडम डायरेक्शन में। तो यहाँ मूव कर रहा होगा, कोई यहाँ मूव कर रहा होगा, कोई यहाँ मूव कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में बट रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। और 2 मॉलिक्यूल्स के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको वो कह रहे हैं कि वो मीन फ्री पाथ कहलाएगा, एवरेज डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ। दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर। गैसेस के मॉलिक्यूल्स साथ में भी कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि मॉलिक्यूल इस जगह टकरा जाए, या फिर क्या समटाइम्स वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं। और ये जो कोलिजन इनकी होती है, जो टकराव इनका होता है, वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है, इन इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक होता है। एनर्जी कंजर्व हो जाती है, मोमेंटम कंजर्व हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं तो सूरत में क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। 2 तरह की गैसेस होती हैं, रियल गैस, आइडियल गैस। आइडियल गैसेस में 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती हैं। जबकि रियल गैसेस की बात करें, नॉन आइडियल गैस की बात करें, तो उसमें हर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। लेकिन आइडियल गैस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और आइडियल गैसों की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो जैसे ख्याली गैस है जो गैस लॉस को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, KE, वो याद रखना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स का, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं दैट्स इट्स हाफ mv²। तो मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से। मास कभी इंक्रीज़ नहीं होता। जब हम कहते हैं हम फलां बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। मास तो आप इंक्रीज़ कर नहीं सकते उस बॉडी की, वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, वो वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मैं सारे पॉइंट समझ में आ गए। KMT इसका बस यही ना कि पूछ लेते हैं कि विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू KMT, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू KMT, बस ये पूछ रहे होते हैं। अगर आपको KMT के स्टेटमेंट्स याद हैं तो करेक्ट और इनकरेक्ट को आप आराम से बता सकते हैं स्टेटमेंट्स को। तो मसला इसमें क्लियर है।
ओके। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ गैसेस है, पीएमसी सिलेबस के अंदर इसको लिखा गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के नाम से, पहला टॉपिक डाला गया। तो गैसेस के प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी आप याद रखें, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं भाई? गैस के मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड आउट हो जाना, फैल जाना, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। और गैसेस डिफ्यूज़ क्यों करती हैं? बिकॉज उनका एक इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से वो फैल जाती हैं जितनी ज़्यादा उनको वॉल्यूम मिलता है। किचन में खाना पकता है तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जब भी होती है तो वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब होती है। जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं वहाँ से कम की तरफ जा सकते हैं, या तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ होती है। जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं वहाँ से कम की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। सही है। डिफ्यूजन क्या है? गैसेस का फैल जाना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बहुत सिंपल बात है। इसकी एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ्यूजन। डिफ्यूजन और एफ्यूजन में क्या फ़र्क है? जैसे यहाँ पर ये डिफ्यूजन हो रही है, लेकिन अगर इसी कंटेनर में हम क्या करेंगे, बीच में हम यहाँ पर एक वॉल लगा दें और उस वॉल में एक छोटा सा एक होल छोड़ दें, एक छोटा सा होल छोड़ दें जिसको हम लोग कहते हैं ऑरिफिस। अगर एक ऑरिफिस इसके अंदर छोड़ दिया जाएगा तो इस ऑरिफिस में से अगर डिफ्यूजन होना शुरू है, मॉलिक्यूल्स इस जो गैस के मॉलिक्यूल से बस छोटे से होल से निकलना बाहर शुरू हो जाएं, दैट विल बी कॉल्ड एफ्यूजन। तो एफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन थ्रू अ वेरी स्मॉल होल इज कॉल्ड एफ्यूजन। अगर छोटे से होल से अगर डिफ्यूजन हो रही हो तो दिस इज कॉल्ड एफ्यूजन। समझ में आगे बात? तो एफ्यूजन इज एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें एक स्मॉल होल का होना ज़रूरी है। बाइक पंक्चर होती है तो बाइक के अंदर से हवा निकलती है, वो एफ्यूजन की एग्जाम्पल है। तो एक छोटा सा एक पंक्चर का एक सुराख होता है, एक होल होता है जिसमें से जो है वो एयर जो है वो कम आउट हो रही होती है, बाहर आ रही होती है। क्लियर है? तो मसला डेफिनेशन थी, इसमें तो कुछ भी नहीं था। इसी को बेस करते हुए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। थॉमस ग्राहम एक स्कॉटिश केमिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी गैस फास्ट फैलती है, कौन सी गैस स्लो फैलती है। तो डिफ्यूजन साहब ये कहा करते थे कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। मतलब किसी भी गैस के जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन है, वो उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी या मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, दोनों में से कोई एक। तो या तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के। इससे ये साबित होता है कि अगर हम किसी गैस के मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर उसकी जो डिफ्यूजन होती है वो डिक्रीज़ होती है। और अगर हम किसी के और कोई गैस अगर हल्की है, उसके मॉलिक्यूलर मास कम है, तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। ऐसा ही है। ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि स्लोअर के लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ फास्टर देन हैवियर गैसेस। ऐसा ही है। हल्की गैसेस, अब 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको, A B C D। एक दे दिया जाता है अमोनिया, एक दिया जाता है मीथेन, एक दे दिया जाता है HCl गैस, एक दे दिया जाता है आपको H2, और कहा जाता है कि बताएं विच गैस विल डिफ्यूज़ द फास्टेस्ट इन द फॉलोइंग। तो हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज़ द फास्टेस्ट अमंग द फॉलोइंग। वाई? बिकॉज इट हैज़ द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, and we all know that molecular mass is inversely proportional to the rate of diffusion. So if hydrogen is having the least molecular mass, it certainly means that it has the greatest diffusion rate. सिंपल, बहुत सिंपल बात है। अब हज़ारों तरह के इसमें आप चेंज कर लें पैटर्न, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये अच्छा, इससे क्या होता है कि हमारे पास हम इसको जब ड्राइव करते हैं तो 2 गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये याद होगा आपको, RA/RB इज इक्वल टू √MB/MA। दिस इज़ द फार्मूला फॉर कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। जब हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना हो, ठीक है, तो उस सूरत में हम ये RA/RB इक्वल टू √MB/MA लिखते हैं। इसको बस याद रखना होता है, A के सामने B होता है, B के सामने A होता है, रिवर्स होता है। जब किसी को हम डेंसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं, dB/dA, एक ही बात है, चूँकि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी फॉर द गैसेस, किसी भी तरह से लिख दें। टाइम वाला तो मैंने नहीं देखा न्यूमेरिकल अब तक कोई भी, तो मैं काट दे रहा हूँ, उसको छोड़ दो आपको। मतलब ये हमारे फर्स्ट ईयर में तो आता है, बट एप्टीट्यूड में मैंने नहीं देखा आज तक इसको।
तो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना ये न्यूमेरिकल, इस वजह से छोटे न्यूमेरिकल में कंपैरिजन पूछते हैं, तो कंपैरिजन देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्लाइड्स असल में फर्स्ट ईयर की ही है, एप्टीट्यूड की स्लाइड है नहीं है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मटेरियल मिलेगा तो मैं खुद ही काट देता हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड में हम सारा मटेरियल नहीं पढ़ते हैं, सारा पढ़ लोगे तो फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है, सारा नहीं पढ़ना है। तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हमने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा है टाइम वाला, टाइम ऑफ डिफ्यूजन, बट नॉर्मली जो है वो एप्टीट्यूड में यही आ रहा होता है, कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन आ रहा होता है। टाइम भी ज़्यादा नहीं है बेटा, रिवाइज़ करने का टाइम है नहीं, तो ज़्यादा पढ़ोगे तो रिवाइज़ करने का वक्त कहाँ है, आगे कर भी नहीं पाओगे, तो बेहतर है कि एक ही बार पढ़ लो, आसान चीज़ जो आ जाए। अब जैसे कंपेयर करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, बस इसको ये याद रखना होता है कि अंडर रूट में हम भारी गैसेस को ऊपर रखते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास SO2 का ऊपर जाएगा और हीलियम का नीचे आएगा, और यहाँ पर RHE/RSO2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32 ऊपर, सॉरी 64 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4, तो ये RHE/RSO2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 4 अंडर रूट में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो RHE/RSO2 = 4 आ गया आंसर इसका। इससे क्या साबित होता है कि हीलियम गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हम ये भी कह सकते हैं 4:1 का रेशियो है इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन में। तो इस तरह से सिंपल हम कंपैरिजन के MCQs आता है MD कैट में, ECAT में, NED में, डाउ में, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी 2 गैस लिख दी जाए तो कंपैरिजन तरीका यही है, बस भारी गैस को ऊपर रख देना है, उसको याद रखना है, अंडर रूट के अंदर ऊपर रखना है, आर में ऊपर नहीं रखना, आर में तो हल्की गैस ऊपर हो जाएगी। अगर आप भारी गैस ऊपर नहीं रखोगे तो पता है आंसर क्या हो रहा है, 0.414 ऐसे करके आ रहा होगा, 0.298, और ये अजीब सा लगेगा बोलने में कि हाइड्रोजन गैस के सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूजेस 0.414 टाइम्स फास्टर देन दिस, क्योंकि 0.414 फास्टर टाइम हो ही नहीं सकता, 0.414 टाइम का मतलब स्लोअर हो गया, लॉजिकली मिस्टेक है अगर आपको थोड़ी मैथमेटिक्स आती है तो। 0.4 टाइम फास्टर कैसे हो सकता है, 0.4 टाइम स्लोअर हो जाएगा, वो हमेशा 1 से ऊपर ही होगा अगर आपको किसी को तेज़ बोलना है तो, कि यार तुम, जैसे मैं कह रहा हूँ तुम मुझसे 0.5 गुना ज़हीन हो, तो तुम मुझसे आधे ज़हीन हो असल में, ज़्यादा ज़हीन, तो 0.5 गुना ज़्यादा ज़हीन कैसे हो सकता है कोई, 0.5 मतलब आधा हो गया ना। अगर मैथमेटिक्स आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है क्या मतलब हो रहा है इसके। तो कभी भी 0.5 टाइम 0.0440 फास्टर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे भारी गैस को ऊपर रखते हैं, हल्की गैस को नीचे रखते हैं। वजह मैं बता रहा हूँ, इंटर में भी ऐसे ही होता था, अगरचे फ़र्क नहीं पड़ता, देखा जाए तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई रूल नहीं है कि भारी गैस ऊपर रखी जाए, लेकिन एग्जामिनर जो आंसर चाहता है वो इसी तरह का चाहता है, इसलिए हमें ऊपर रखना पड़ता, वरना मसला तो उसमें भी नहीं है, आप स्लोअर करके कर लो, एक ही बात है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? अच्छा, बाकी इसके जो मैंने कंपैरिजन का बता दिया, बाकी ये जो MCQs आएंगे ना तो वहाँ पर मैं सॉल्व करा दूंगा आपको MCQs। अभी फ़िलहाल ये इंटर के MCQs हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड होते हैं, फिर विदाउट कैलकुलेटर कभी कभार हो भी नहीं पा रहे होते हैं, तो बिला वजह उसको लेकर के फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, तो रियल गैस और आइडियल गैस के बीच का हमें जो है वो डिफरेंस क्या है अभी मैंने आपको बताया था। तो PMC सिलेबस के अंदर एक अलग सा टॉपिक है रियल और आइडियल गैस का, तो वो करना पड़ेगा प्रिपेयर। रियल गैस क्या होती हैं कि ऐसी गैसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन मौजूद होती है, जबकि आइडियल गैस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक डिफरेंस है। दूसरा, कि रियल गैस का वॉल्यूम कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन आइडियल गैस का वॉल्यूम, सॉरी जैसे यहाँ पर आइडियल होगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं मौजूद दुनिया में, और जब किसी चीज़ का वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो वो वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो वो रियल गैस के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। हर तरह की वो गैसेस जो हमारे पास मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी गैसेस रियल हैं। आइडियल गैस की कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज वो एक भी एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, क्योंकि ऐसी कोई गैस नहीं है जिसके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ना हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स ऑफ F = Gm1m2/r²। ये सिंपल फंडामेंटल लॉ है, जो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इतनी फिजिक्स आती होगी। तो यहाँ पे इतना तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसी गैस हो जिसके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ही मौजूद ना हो, अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये गलत। तो आइडियल गैस कोई भी नहीं है दुनिया में, ये जस्ट साइंटिस्ट लोगों ने गैस लॉज को प्रूफ करने के लिए बनाया था, वो आगे मैं बता दूंगा। रियल गैसेस हाई टेम्परेचर, रियल गैसेस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। बहुत लो टेम्परेचर हो जाए, बहुत हाई प्रेशर हो जाए, रियल गैसेस के लिए गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब फेल हो जाता है। वो आगे बताऊंगा लिमिटेशन क्यों हो जाता है।
जबकि आइडियल गैसेस हर कंडीशन पे, हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पे गैस लॉस को फॉलो करते हैं। इनके लिए क्या है कि सिर्फ मतलब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे नहीं करेंगे, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे करेंगे। ऑल द गैसेज एग्जिस्ट इन यूनिवर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल गैसेज। हमारे यूनिवर्स में जितने भी गैसेज मौजूद हैं, जितनी भी गैसेज मौजूद हैं, वो सारे रियल हैं। एंड देयर इज़ नो आइडियल गैस नोन, मतलब अब तक कोई आइडियल गैस देखा नहीं जा सका। नियर टू आइडियलिटी आ सकते हैं, एमसीक्यूज आएंगे, आते हैं एप्टीट्यूड में कि दिस गैस इज़ नियर टू द आइडियल बिहेवियर, तो वो बता दूंगा कि नियर टू आइडियल बिहेवियर कैसे बताते हैं। लेकिन 100% आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में कोई भी। बस हमारे पॉइंट समझ में आए सारे, आइडियल और रियल गैस में क्या फ़र्क है। तो रियल गैसेस जो गैसेस हमारे दरमियान मौजूद है, आइडियल गैस जो नहीं है हमारे दरमियान, जो कहीं नहीं है, क्योंकि उनका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। क्लियर है? तो मसला, तो पॉइंट समझ में नहीं आया, समझ में आ गया सारा। थोड़ा सा ब्लर होगा ना तो बेहतर ये होगा ना कि कल तो यार मसरूफ़ बहुत ज़्यादा था, तो स्लाइड्स ये वाला बताऊँ, ये वाली पॉइंट कल थोड़ा सा मसरूफ़ था तो स्लाइड्स नहीं दे सका यार, जिस बच्चों ने मैं मांगा मुझसे। तो अगर आज मैं इंशाल्लाह दे दूँगा स्लाइड्स वगैरह। वैसे मैंने जो है वो स्लाइड्स अगर नहीं भी डाली थी तो कल मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उस पर मैं डिस्क्रिप्शन पे PDF डाल देता हूँ, वहाँ से भी उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो व्हाट्सएप में जिसने स्पेशली मांगा है मुझसे तो मैं उसको दे दूँगा। ठीक है, तो आज कल मैं रीड ही नहीं कर सकता कोई भी मैसेज। रियल गैसेज डजंट फॉलो गैस लॉस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। रियल गैस और आइडियल गैस में फ़र्क क्या है कि रियल गैसेज जो होते हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पे और बहुत हाई प्रेशर पे गैस लॉस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर वेरी लो कर दोगे, टेम्परेचर लो करने से वॉल्यूम लो हो जाएगा और वॉल्यूम यहाँ तक ज़ीरो तक पहुँच जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है रियल गैस के लिए। बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर हाई करने से वॉल्यूम कम होता है, तो बहुत हाई प्रेशर पे भी वॉल्यूम ज़ीरो पहुँच सकता है। ये भी पॉसिबल नहीं है किसके लिए भाई? रियल गैस के लिए। दैट्स वाई वेरी लो टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर पर रियल गैसेज आइडियल गैस लॉस को फॉलो नहीं करते हैं। डेविएट क्यों कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है, क्योंकि उनका वॉल्यूम ज़ीरो हो ही नहीं सकता। ये कर सकते हैं लेकिन चूँकि इनका वॉल्यूम ज़ीरो हो ही सकता है। इनका वॉल्यूम ज़ीरो क्यों हो सकता है? चूँकि एग्जिस्ट ही नहीं करते। ख्वाब में तो सब मुमकिन है ना? ख्वाब में तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, ख्यालों की दुनिया में सब चीज़ें मुमकिन। तभी आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल मतलब ये होता है ख्वाब या ख्याल। ठीक है, क्लियर है? कोई और मसला? नो इश्यूज एट ऑल, मूविंग अहेड। तो उसको स्लाइड से देखकर अगर कर लोगे ना तो ज़्यादा थोड़ा दिखेगा भी सही। थोड़ा मुझे तो सही दिख रहा है, सामने वाले को भी पीछे शायद मसला है थोड़ा। ठीक है, ब्लर हो जाएगा लाइट की वजह से। बेटा गैस लॉस, 3 गैस लॉस है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। इन तीनों गैसेस से मिलकर ही आइडियल गैस इक्वेशन बनती है। तो एक एक करके तीनों लॉस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया था, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं ये रॉबर्ट बॉयल। और इन्होंने वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ गैस के बीच में रिलेशन बताया था। और क्या रिलेशन बताया था वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ गैस में? कि जो यस वॉल्यूम और गैस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिंक है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए बॉयल्स लॉ हमेशा किस पर वर्क करता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल कंडीशंस में, है ना भाई? बॉयल्स लॉ के लिए आइसोथर्मल कंडीशन होना ज़रूरी है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। अगर आइसोथर्मल नहीं होगा तो फिर बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर छोड़ते हैं कम करते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है। पता है ये बात? इसी को हम इस तरह से शो करते हैं, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, या V इज इक्वल, अच्छा हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं K। ये K यहाँ पर क्या कहलाता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। K जो लगाते हैं, K को एक तरफ कर लें तो PV आ जाएगा, PV इक्वल टू K। इससे सेकंड एक डेफिनेशन बन जाती है बॉयल्स लॉ की, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, K जो कि कांस्टेंट हमारे पास। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की, ये हमारे पास आगे रिलेशन, और ये हमने उसको यह प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के K लगा दिया। K को एक तरफ किया तो P इक्वल टू K आया, जिससे हमें पता लगा कि किसी भी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का रेशो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। समझे बॉयल्स लॉ के हवाले से? कहानी वगैरह नहीं सुना रहा यार, सुनना है अगर कोई मसला है कॉन्सेप्चुअल तो पूछ सकते हैं। इंटर में बड़ी कहानी सुना के बताते हैं इसको। अभी सही है, अगर आपको फिर भी मसला है तो आप पूछ, अगर पता है तो फिर बिला वजह कहानी मत सुनो मुझसे, आगे बढ़ो। ठीक है, और टेस्ट के बाद सुन लेना जितने सुनने, बहुत आते हैं मुझे। अच्छा, ग्राफ बनेगा। जब ग्राफ बनता है बॉयल्स लॉ का प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में,
तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास एक कर्व लाइन ड्रॉ होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कर्व लाइन ड्रॉ होती है। अब इसको अलग अलग नाम, कर्व तो है ये, बट वो उसको कुछ बच्चे इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व और कुछ इसको कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, हाइपरबोला एंड पैराबोला दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वैसे हमने सुना है कि दिस कर्व एक सिंगल कर्व है, दिस इज़ अ पैराबोला एंड दिस इज़ एक्चुअली हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला में दो कर्व्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, पैराबोला में सिंगल कर्व इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास असल में एक पैराबोलिक कर्व बनता है। कुछ किताबों में हाइपरबोलिक कर्व लिखा होता है, तो वो गलत होता है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक कर्व बन रहा होता है। हाइपरबोला तो दो कर्व के साथ होता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, तो पैराबोलिक कर्व बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। और अगर हम बात करेंगे प्रेशर और 1/v के बीच में अगर हम बनाएंगे, तो देखो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसी बात है ना, लेकिन 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। इसको याद रखना है, प्रेशर और वॉल्यूम का पैराबोलिक कर्व है। प्रेशर और 1/p का जो है प्रेशर और प्रेशर और 1/v का क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यहाँ पर साबित हो रहा है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यहाँ साबित हो रहा है प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। बात तो एक ही है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए या 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, मैथमेटिक्स के लिहाज से बात एक ही है। डाटा बनाकर हम शो भी कर सकते हैं उसको अब, लेकिन मैं वो करना नहीं चाह रहा फिलहाल। ठीक है, फर्स्ट टाइम में हम उसको बना कर, ठीक है, समझ में आ गई बात? कर ग्राफ समझ में आया दोनों? अच्छा, बॉयल्स लॉ को जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम एक सिंगल फॉर्मूला उसके लिए ड्राइव कर लेते हैं। डेरिवेशन नहीं देखनी, बस यहाँ देखो P1 V1 = P2 V2। आप सब जानते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। P1 V1 = P2 V2, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज़। बाकी डेरिवेशन तो करनी ही नहीं होती है एप्टीट्यूड में। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, पता ही होगा बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला। लिमिटेशन बता रहा था, लिमिटेशन कहाँ आएगी, कहाँ पर बॉयल्स लॉ फेल हो जाएगा? तो जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा, बहुत हाई प्रेशर पर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाते हैं गैस का वॉल्यूम कम होता है, तो हम बोले कितना हाई प्रेशर कर दें कि गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए बहुत हाई प्रेशर पे, वेरी हाई प्रेशर पर रियल गैसेस जो है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, बट आइडियल गैस हर कंडीशन पे गैस लॉ को फॉलो कर सकती है, बिकॉज दैट इट्स वॉल्यूम कैन बिकम इक्वल टू 0। उनका वॉल्यूम 0 हो सकता है। सही बात है? तो याद रखना है कि बॉयल्स लॉ फेल कब होता है? रियल गैसेस के लिए वेरी हाई प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे, और आइडियल गैस के लिए कभी फेल नहीं होता है, हर प्रेशर पे चलेगा। ये लिमिटेशन समझ में आ गई? जिससे न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। What volume does 400 cm³ of a gas at 700 torr occupy when the pressure is changed to 2 atm? तो ये आ जाएगा P1 V1 = P2 V2। प्रेशर चेंज किया जा रहा है तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं, V2 पूछ रहे हैं। V2 = P1 V1 P2। प्रेशर 1 इज 700 टोर, चलो 700 टोर ही लगा देते हैं। उसके बाद V1 कितना आपके पास है? 400 cm³, तो 400 cm³ लगा देते हैं। और बाद में चेंज करके 2 atm किया जा रहा है, तो आप इसको टोर बना दो आप, चूँकि बॉयल्स लॉ के अंदर ये मसला नहीं होता, आप किसी में भी वैल्यू रख लो। जनरल गैस इक्वेशन में बस हमें क्या होता है, बाउंड हो जाते हैं। जनरल गैस इक्वेशन के अलावा यूनिट्स के लिए हम ना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ किसी में बाउंड नहीं होता है। आपकी मर्जी, यूनिट सेम तो होना चाहिए ना, लेकिन कम से कम। तो 2 × 760 कितना हो गया? ये 1400 यहाँ हो गया, 1500, 1520, 1520। ठीक है, तो उसको अब इसके बाद हम सॉल्यूशन इसका कर लेंगे और वॉल्यूम हमारे पास कोई आ जाएगा फाइनल cm³ में ही आएगा। सही है? बॉयल्स लॉ समझ में आया? जैसे फॉर्मूला इस तरह यूज़ करते हैं, कहा जा रहा है गैस है, इसका वॉल्यूम ये है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, इनिशियल प्रेशर ये है, अगर उसका फाइनल प्रेशर हम 2 atm कर दें तो बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो निकाल लेंगे, उससे निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं डालना मैं इसमें, लेक्चर में नहीं, वो MCQs में करेंगे। वो 15 न्यूमेरिकल डले हुए थे, मैंने बोला क्या हो गया भाई, फर्स्ट ट्राई को कराते हैं ना, एप्टीट्यूड में इतनी ज़रूरत नहीं है करने की। अच्छा, चार्ल्स लॉ, सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन शो करता है गैस के, और ये बोलता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है आपस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा?
प्रेशर। तो ये कौन से कंडीशन पे? आइसोबैरिक कंडीशन पे काम करता है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए काम करता है चार्ल्स लॉ, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक जिसको हम कहते हैं। सही है भाई? किसी को मसला है तो बेटा रोक के पूछे लास्ट में। वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा ही है। इक्वल टू लगाएंगे तो के लगा देंगे, के टी, के को अलग कर लेंगे तो वी अपॉन टी। सेकेंड डेफिनेशन बन जाएगी कि द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पीछे क्या आया था? के इक्वल टू पी वी। वहाँ क्या बोला था? द प्रोडक्ट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ क्या है? द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट आ गई। तो दो स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की, जैसा बॉयल्स लॉ की दो स्टेटमेंट थी। एक तो इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला होता है और एक कांस्टेंट वाला होता है। ठीक है, क्लियर है? ग्राफ बनाओगे बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगी, बस एक ही ग्राफ बन सकता है। कौन सा ग्राफ बन सकता है? स्ट्रेट लाइन में बन सकता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बन सकता है। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक ख़ास टेम्परेचर तक जब हम पहुँचेंगे, देखो ये वॉल्यूम यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ द ज़ीरो वॉल्यूम। एक ख़ास टेम्परेचर तक जब पहुँचेंगे -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा कि गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? एब्सोलूट टेम्परेचर कहते हैं। ये एब्सोलूट ज़ीरो कहा जाता है इसको। एब्सोलूट टेम्परेचर, एब्सोलूट ज़ीरो, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि ये आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहीं से हमारा केल्विन इसके लिए स्टार्ट होता है। और इसी को कितना केल्विन कहते हैं? ज़ीरो केल्विन। केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। इट इज़ द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। इससे नीचे टेम्परेचर दुनिया में कोई इंसान, कोई लेबॉरेटरी लेकर नहीं जा सकती। -273.16 से मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है दुनिया में। मैक्सिमम मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड तक हम पहुंच चुके हैं। मिनिमम में इससे पीछे नहीं है। यहाँ पर नेचुरल लॉज आपको रोक देते हैं तमाम साइंटिस्ट को, किससे पीछे टेम्परेचर आप लेकर जा ही नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड एब्सोलूट टेम्परेचर, एब्सोलूट ज़ीरो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना लो टेम्परेचर है कि गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है लगभग। यहाँ पहुँचते पहुँचते गैसेस वैनिश हो जाती हैं। इसीलिए इस टेम्परेचर तक भी पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इससे पीछे तो और नहीं जा सकते। इसी पर क्या होता है, गैस की वाइब्रेशन या मोशन जो बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात इतना नीचे टेम्परेचर कहने का तो कैनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना भी छोड़ देंगे, और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कम से कम वाइब्रेट तो करते हैं मॉलिक्यूल जैसे सॉलिड के अंदर, उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं कि रुक जाएँ मॉलिक्यूल्स, वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होंगे। तो ये जो एब्सोलूट ज़ीरो होता है, इस टेम्परेचर पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स स्टॉप हो जाते हैं, वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। ये लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसको एब्सोलूट ज़ीरो भी कहते हैं, और ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रही है बात? इसी को अलग अलग अगर आप उसमें निकालो, यूनिट्स में निकालो, 0 केल्विन -273। अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है। फ़ॉरेनहाइट में पता है किसी को कितना होता है? माइनस का 460 डिग्री फ़ॉरेनहाइट, यस 414 गलत लिखा हुआ इसमें। फ़ॉरेनहाइट में अगर आपसे पूछ लें तो -460 फ़ॉरेनहाइट, ये तीनों इक्विवेलेंट टेम्परेचर है सेंटीग्रेड स्केल में, फ़ॉरेनहाइट स्केल में, केल्विन स्केल में। ग्राफ इसलिए बनता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि उसके ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ीरो से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता ना, थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल। इसलिए हम उसको यहाँ पर रोक देते हैं और पीछे डॉटेड लाइन बताते हैं कि यहाँ तक जो पहुँच रहे हैं थ्योरेटिकली पहुँच रहे हैं, इसलिए डॉटेड लाइन बता रही है। यहाँ असल में ग्राफ एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके एक रेड स्पॉट में MCQs भी है, जो आपने पूछा ना, वहाँ आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल सही है कि क्यों यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ से क्यों ऐसे लेकर जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। सिर्फ आइडियल गैस पहुँच सकती है, रियल गैस यहीं से पहले कहीं रुक जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस, ये वाला बेटा। तो इसके में जो हमारे पास वो होता है, फॉर्मूला क्या आएगा आपको पता है? चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला यही होता है, बस ये देख लें, V1/T1 = V2/T2, ऐसा ही है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन शो कर रहा है। मसला कोई, बस और कुछ नहीं पढ़ो यार, ये सब काम करनी है, काम का ही होगा, अभी काम करनी है। लिमिटेशन क्या है भाई, किस कहाँ पर फेल होगा?
वेरी लो टेम्परेचर पे, चूँकि वेरी लो टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, जो रियल गैस का नहीं होगा कभी। यही चीज़ लिखी हुई है यार, ये जो लिखा हुआ है ये सब यही लिखा हुआ है, भरोसा करो ये सब लिखा हुआ है भाई। अब बोलो सर इतना बड़ा लिखा आपने और भी तो फ़ौरन से बोला टेम्परेचर, तो वही चीज़ है, थोड़ा सा इंटर में तो घुमा फिरा के लिखता है ना, कॉपी भरनी होती है तो ज़्यादा लिखा देते हैं, ज़रूरत नहीं होती इतना लिखाने की। इसको इतना भी लिखा जा सकता था कि एट वेरी लो टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ज़ीरो, सो इट इज़ द लिमिटेशन। बट इन नंबर नहीं मिलते इंटर में तो थोड़ा लंबा लिखाना पड़ता है, कान यूँ के बजाय यूँ घुमा के पकड़ रहे होते हैं। एप्टीट्यूड में कान डायरेक्ट यूँ ही पकड़ लेते हैं, बस बात खत्म हो गई। तो घुमा के नहीं पकड़ो कि पूरा लिखना है बैठ के इसको। रियल गैस, आइडियल गैस के लिए हर टेम्परेचर पे लग जाएगा, ऐसा ही है चार्ल्स लॉ, चाहे लो हो कुछ भी टेम्परेचर। अच्छा आई थिंक एक न्यूमेरिकल इसका है यहाँ पर, देख लेते हैं। अ चाइल्ड्स बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 3.80 dm³। एक बच्चे के पास बलून है, उसके पास वॉल्यूम है उसका 3.80 dm³। व्हेन द टेम्परेचर इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। तो 35 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 7 8 9 10 नहीं 3 3 0 5 6 7 8 3 0 8 3 0 8 होगा, यही आएगा। ये T1 हो गया। इफ़ द बलून इज पुट इनटू अ रेफ्रिजरेटर, बलून को फ्रिज में डाल दिया गया जहाँ टेम्परेचर कम है तो बलून डिफ्लेट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना है रेफ्रिजरेटर का, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 278 केल्विन। दिस इज द सेकंड टेम्परेचर। एज्यूम द प्रेशर इनसाइड द बलून इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ऑल टाइम्स। मतलब वो कह रहे कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो मालूम क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम V2 मालूम है, तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो V2 किसके बराबर हो गया, V1 इंटू T2/T1। वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा ना भाई, सॉल्व नहीं कर रहा मैं, आप उसकी वैल्यू खुद पुट कर सकते हैं। तो चार्ल्स लॉ में सिंपल है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में एक लिंक होता है, बस क्लियर है। बाकी सॉल्यूशन हम MCQs में करेंगे, ठीक है सारे। अभी जिसमें कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ थोड़ा बहुत। एवोगाड्रो लॉ तीसरा आखिरी लॉ है, फाइनल लॉ है। 3 गैस लॉज है, आपको मैंने बताया था अभी। एवोगाड्रो लॉ जो जिस साइंटिस्ट ने पेश किया उसका नाम था, द नेम वॉज एमेडियो एवोगाड्रो, ठीक है। तो एमेडियो एवोगाड्रो एक इटालियन केमिस्ट थे जिन्होंने उसको पेश किया था। और ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिलेशन आपको बताता है, नंबर ऑफ मोल्स के बीच में और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है। और क्या बताता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीमेंट आएगी, वॉल्यूम बढ़ेगा चूँकि आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, सिंपल चीज़ है। और इसमें दोनों चीज़ें आइसोबर्बल आपके पास थर्मल और आइसोबैरिक दोनों प्रोसेस के अंदर ही होता है। इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट करेंगे, तब जाकर मोल और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल, Kn लगा देंगे, फिर V/n कर देंगे, तो रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ऐसा ही है, सेम जैसा अभी चार्ल्स लॉ में हो रहा था, सारा वही काम है, बस वहाँ टेम्परेचर की जगह पर क्या आ गए, यहाँ पर मोल्स आ गए। समझ में आ रही है भाई? अरे बड़ा बोरिंग है, जल्दी लिखो उसको, समझ आ रहा है ना। ये सब तो बच्चा पढ़ता है यार, ये सब क्या पढ़ रहा है इसमें, मुश्किल तो नहीं है ना, किसी को लग तो नहीं रहा। तो मुश्किल चीज़ आए, रेड स्पॉट के MCQs आए तो मज़ा आए, ठीक है, जल्दी करते हैं उसको। भाई किसी को फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बोलो भाई, मुझे लग रहा है खामोश है तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है ठीक है, गुड। रेड स्पॉट सॉल्व भी करना है, समझ में आ रहा है तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इंटर में कभी न्यूमेरिकल आया नहीं इस फॉर्मूले से, कभी नहीं आया, बट ऐसे ही बना ले, V1/n1 इक्वल टू V2/n, यही बनेगा ना फॉर्मूला, क्योंकि V/n इक्वल टू K था, तो V1/n1 इक्वल टू V2/n2, दो फॉर्म, ठीक है। इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, एप्टीट्यूड में भी आज तक 15-20 सालों में नहीं आएगा फॉर्मूला, कभी आ गया तो कर लेना। समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, अब हमारे पास है जर्नल गैस इक्वेशन, या जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन कह लो, आइडियल गैस इक्वेशन कह लो, कंबाइंड गैस इक्वेशन कर लो। ये हमेशा किससे बनाते हैं? तीनों गैस लॉस को कंबाइन करके। आपको पता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। तीनों को कंबाइन करो बच्चे, तीनों को कंबाइन करोगे, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू T इंटू n।
ये प्रोपोर्शनलिटी कैसे हटाओगे, क्या लगाओगे, आर लगाओगे, NRT अपॉन पी, पी को इधर ले जाओगे, पी इक्वल टू NRT, हो गया ये ड्राइव, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। ये इसी को हम कंबाइंड गैस इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अच्छा, प्रेशर को हम, अच्छा इसमें अगर R की वैल्यू, क्या कह रहे हो का मसला है, R की वैल्यू क्या रखते हैं नॉर्मली केमिस्ट्री में 0.0821, तो प्रेशर को किस में रखा जाता है, ATM में, वॉल्यूम को DM क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, लीटर में, N को, T को केल्विन में। अच्छा, अगर हम ऐसा कर लें कि इसकी वैल्यू 8.314 डाल दें अगर मिसाल के तौर पे, तो प्रेशर किस में आ जाएगा, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा, N तो मोल ही रहेगा चूँकि ऐसा सिस्टम में मोल होता है, टेम्परेचर भी केल्विन ही रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, वैसे हम लोग 0.0821 इस्तेमाल करते हैं। तो 2 यूनिट्स हमारे पास हैं, अभी यूनिट्स भी मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में, उसकी आपको अगले स्लाइड पे बता दूँ। डेरिवेशन नहीं करनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जनरल गैस इक्वेशन, और जनरल गैस इक्वेशन बनता कैसे, तीनों गैस लॉस को कंबाइन करके बनता है। बहुत बेसिक है ना भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मसला नो इशू, आगे बढ़े। अच्छा, वैल्यू R की वैल्यू हम 2 यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन करके दिखानी नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो शॉर्ट में पी वी इक्वल टू NRT, R की वैल्यू निकालनी है तो PV अपॉन NT। अब अगर हम इसको केमिकल यूनिट्स में निकालें तो केमिकल यूनिट्स में हमें प्रेशर रखना पड़ता है किसमें, ATM में, और वॉल्यूम रखना पड़ता है किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर STP पर हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो R इक्वल टू प्रेशर हो जाएगा 1, वॉल्यूम हो जाएगा 1 मोल का 22.41 डेसीमीटर क्यूब अपॉन नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, अच्छा 1 ATM हुआ ये, और नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 1 मोल के लिए निकाल रहे होते हैं, और टेम्परेचर हो जाएगा जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालते हैं, STP है 273 केल्विन। ये वैल्यू आ जाएगा 0.0821। यूनिट क्या हो जाएगी, ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ऐसा ही है। यही आप क्या करो बच्चे, आप अगर आप SI सिस्टम में निकालो, MKS में निकालो, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में निकालो, या सिस्टम इंटरनेशनल में निकालो, तो ऐसा सिस्टम में आप जानते हैं प्रेशर आपका हो जाता है पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम हो जाता है आपका मीटर क्यूब में। तो पहले पुट कर देते हैं, P प्रेशर 101-300 या 101-325 कोई भी कह लो, फेडरल की बुक कहते हैं 101-325, सिंध बोर्ड कहते हैं 101-300, दोनों सही है। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 22.41 है, डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जब हम लेकर जाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 0.02241 मीटर क्यूब अपॉन N की वैल्यू तो भाई 1 मोल, और ये वही हमारे पास हो गया 273 केल्विन। अब यहाँ पर जब तुम निकालोगे तो ये ये निकलेगा 8.314। यूनिट क्या निकल जाएगी, देखो यहाँ पे पास्कल, यहाँ पर मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। वैसे लिखते नहीं है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, पेपर में आएगा यूनिट ये नहीं लिखी होगी 8.314 के साथ, एक और लिखी हो सकती है, क्या पता ये भी लिखा हो। पास्कल आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ये, और ये मीटर क्यूब हो गया, ये पर मोल हो गया, ये पर केल्विन हो गया। मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया बच्चे, और न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस यूनिट। इसी को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन। फिजिक्स में बहुत काम करते हैं इस तरह के, ठीक है। तो 2 यूनिट्स निकलती हैं, एक 0.021 केमिकल यूनिट्स में, और अगर हम SI में निकालें या MKS में निकालें तो फिर 8.314 या 8.315 अगर वो कर लो, राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। बस 2 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, एक वैल्यू है एक वैल्यू है, बस ये याद होनी चाहिए। सॉल्यूशन करने तो आपको ज़रूरत भी नहीं है उसको करने की। तो मसला क्लियर है बेटा। जनरल गैस इक्वेशन से जैसे एक न्यूमेरिकल अगर आ गया, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 टोर प्रेशर। तो जनरल गैस इक्वेशन से बन जाएगा ये
पी वी इक्वल टू एन आर टी, और आपको वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। अभी एन है, आपसे मास दिया हुआ है तो एन को खोल देंगे, एम आर टी अपॉन कैपिटल एम इंटू पी, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मोल की जगह मोल का फॉर्मूला खोल देंगे। अब वॉल्यूम इक्वल टू मास कितना आ गया आपके पास 14 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 0.0821 गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो जाएगा 20 + 273 हो जाएगा 293, 293 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम कितना आ रहा है भाई, मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मतलब N2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, तो 28 आ जाएगा। और प्रेशर 740/760, तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 0.997। तो उसको आप सॉल्यूशन करोगे तो उसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम में यूनिट क्या आ जाएगी, dm³। ठीक है, मतलब अगर हम चाहें तो इसको फॉर्मूले को, जनरल गैस इक्वेशन ये है, हम चाहें तो यहाँ से किसी भी को भी मालूम कर सकते हैं, कभी प्रेशर कभी वॉल्यूम भी मालूम करने कहा जा सकता है, नॉर्मली प्रेशर या वॉल्यूम मालूम करने कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल्स उसको हम खोल भी सकते हैं मास अपन मॉलिक्यूलर मास के तरीके से, क्योंकि अगर मास गिवन आ जाए तो दैट से पता है मोल तो फिट नहीं करेंगे, तो हम उसको मास अपन मॉलिक्यूलर मास में खोल देंगे, ऐसे ही होगा। समझ में आया कैसे हुआ ये न्यूमेरिकल, सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट की गई हैं यूनिट कन्वर्जन के साथ। प्रेशर हमेशा ATM में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। अच्छा, एक हमारे पास एक और इक्वेशन हमारे पास इसके अंदर आती है, उसको भी देख लें, जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इज़ कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन। ये जनरल गैस इक्वेशन से ही ड्राइव की जाती है। इसमें कंबाइंड गैस कहते हैं कि प्रेशर बॉल्स लॉ चार्ल्स लॉ को मिला दिया जाता है उसके अंदर, दोनों के स्टेटमेंट को, तभी कंबाइंड गैस इक्वेशन है। अब जैसे ये सवाल है, अ सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 740 टोर प्रेशर ऑक्यूपाइज इतना डेसीमीटर क्यूब। ये आ गया T1, ये आ गया P1 और ये आ गया V1। कह रहे कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट इट विल ऑक्यूपाई एट STP। बताओ STP पर ही कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये V2 बताओ, और T2 और P2 आपको बता दिया गया चूँकि STP पर है फाइनल कंडीशन, तो 273 केल्विन और 1 ATM कैलो 760 टोर कैलो बात लिखिए। अच्छा, यहाँ पर कंबाइंड गैस इक्वेशन लगेगी, क्या इस टोर को ATM बनाना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि R नहीं लग रहा तो मर्जी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। V2 फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, वैल्यूज़ को पुट करके सारी वैल्यूज सामने। तो यहाँ पर कभी कभार कंबाइंड गैस इक्वेशन लगती है जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहा हो और फिर वॉल्यूम करने का आ जाए। क्योंकि इससे पहले बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते हैं, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट कर लेते हैं। कंबाइंड गैस में दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं करते हैं, प्रेशर भी चेंज हो रहा होता है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर कह दिया गया कि गैस को इस कंडीशन से उठा के STP पर ले आया गया, तो दोनों चीज़ चेंज कर दी, तो कंबाइंड गैस इक्वेशन से बनेगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है? तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप इसके अंदर देखकर यहाँ से। अच्छा, क्या क्वेश्चन है, 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड एज फॉलोस। ये भी इंटर के बुक का ही है कि 4 कंटेनर हैं और चारों को फिल किया गया है 2 ग्राम हाइड्रोजन इस कंडीशन पे, सब कोई कंडीशन दी है 4 कंटेनर की। और क्या कहा जा रहा है कि विच कंटेनर इज़ एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर एट द लोएस्ट प्रेशर। कौन से कंटेनर का प्रेशर हाईएस्ट है, कौन से कंटेनर का प्रेशर जो है वो लोएस्ट है, दोनों आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, PV इक्वल टू nRT। तो हमें यहाँ पर सबका प्रेशर बताना, तो P इक्वल टू nRT अपॉन V, और मोल्स तो दिए मैंने, मास दिए में, P इक्वल टू mRT अपॉन mV। m तो मास सबके गिवन है, R सबके लिए कांस्टेंट है, टेम्परेचर सबके गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, कैपिटल M सारे हम निकाल सकते हैं, 2, 2, 32 और 16, और V वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम यहाँ पर कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल है तो सबका वॉल्यूम हम 1 dm³ सपोज कर लेंगे, या वॉल्यूम हटा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, इन चारों कंटेनर के प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम बता सकते हैं कि कौन से कंटेनर हाईएस्ट प्रेशर पर है, कौन से जो है वो लोएस्ट प्रेशर पर है। इस तरह के एक MCQs भी आया हुआ है MD कैट पास पेपर में, तो वहाँ पर आप उसको सॉल्व करके आंसर बता देना। अभी मैं बता रहा हूँ कि होगा कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसका, हो जाएगा ना। ये वैल्यूज पुट कर रही है, वो सब काम MCQs में करना है तुम लोगों को, थोड़ा सा मुझे फिर सुकून मिल जाएगा।
इक्वल वॉल्यूम का मतलब बस ये पूछा गया इसमें कि वॉल्यूम इक्वल से मुराद के आप वॉल्यूम को 1 dm³ सबके लिए सपोज कर लो, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है तो सब में आपके पास आ जाएगा और आंसर आ जाएगा यार। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक NED वालों को तो मसला ही कोई नहीं, कैलकुलेटर अलाउ करना है इसके हवाले में। बाकी अगर ये इस तरह के सवाल MD कैट में आते तो MCQs में देख लेंगे कि विदाउट कैलकुलेटर अगर हो रहा है तो फिर वो कैसे हो रहा है, ठीक है भाई। NED वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेटर हाथ में तो मसला ही कोई नहीं है। मतलब फिर और क्या चाहिए ज़िंदगी में, सब कुछ तो है ज़िंदगी में, कैलकुलेटर ही अलाउ करने दे देगा। अच्छा पेज 72 चैप्टर, अच्छा सॉरी ये तो बुक का पेज नंबर है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट दिस कंडीशन। अच्छा जनरल गैस इक्वेशन से डेंसिटी भी मालूम की जा सकती है अगर आपको पता हो तो। डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। जनरल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT या PV = m/M/M ऐसे ही होता है। यहाँ से m और v को सेपरेट कर लो तो m/v = Pm/RT आ जाएगा। m/v डेंसिटी के बराबर, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल गया, Pm/RT। चाहो तो रट्टा लगा लो इस फार्मूले को, ठीक है, डेंसिटी मालूम करने के लिए। तो प्रेशर गिवन है, चेंज क्या करेंगे ATM में। कैपिटल M मीथेन 16, R 0.0821, टेम्परेचर 127 + 273 400 तक लगभग आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यूनिट क्या, अच्छा आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, SI में नहीं निकालने हैं, हाँ केमिकल यूनिट्स में ग्राम/डेसीमीटर³ आएगी ना। दिस इज ग्राम, दिस इज DM³। तो ग्राम/DM³ में आपका आंसर आ जाएगा डेंसिटी का। वैल्यूज पुट करना आपका काम होगा। देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जॉन डाल्टन ने पेश किया था। बहुत सिंपल लॉ है। कहते हैं कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर गैस A है, गैस B है, गैस C है और ऑल दिस 3 आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर कोई नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर हमारे पास किसी कंटेनर में है, यकीनन वो कंटेनर के वॉल से कोलाइड करके प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। टोटल प्रेशर इस पूरे कंटेनर पे कितना आएगा, बोलता है कि भाई PA को प्लस कर दो PB से और PB को प्लस कर दो PC से। मतलब तीनों गैसेस के अपने अपने प्रेशर को जब ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। ये अलग अलग जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड व्हाट प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। और ये जो आया ये कौन सा प्रेशर है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एडिशन या समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। अब 3 गैस भी हो सकते हैं, 5000 गैस भी हो सकते हैं भाई, ... PN तक ले जाएंगे जहाँ तक जा रहे जाने। तो हेस लॉ पढ़ा था ना कल की क्लास में, कितने भी स्टेप हो सकते हैं इस तरह, इसमें कितने भी गैस हो सकते हैं। ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, इसको काटना, ठीक है। तो दिस इस फार्मूला कि ये क्या है कि भाई अगर किसी कंटेनर में डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैस मौजूद है लेकिन गैसेस का नॉन रिएक्टिव मिक्सचर होना ज़रूरी है, याद रखना है। अगर गैसेस रिएक्टिंग होंगी तो जाहिर सी बात है वो कुछ कंपाउंड चेंज करके अलग गैस बना लेंगे। अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं जो रिएक्ट नहीं कर रही आपस में, तो उनके प्रेशर्स को ऐड करने से पूरे कंटेनर का प्रेशर आ जाएगा। यही कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ऐसा ही है, सिंपल है, समझ में आई बात। तो P1 + P2 + P3 + P4 + Pn कहीं तक भी चलेगा। क्यों इस्तेमाल करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को? नॉर्मली इसको इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, है ना। ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करने के लिए सिंध बोर्ड में हमने उसको इस्तेमाल किया है। वो मैंने बताया था फर्स्ट टाइम में भी कि हमारे पास जब ऑक्सीजन गैस हम बना रहे होते हैं तो इस कंप्लीट प्रोसेस से बनाते हैं कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड डालते हैं और फिर ऊपर से हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन के लिए। और हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस और वाटर में। वाटर तो इसी में रह जाता है लेकिन ऑक्सीजन गैस आ जाती है यहाँ दूसरे एक गैस जार में आ जाती है और गैस जार में फिल होता है वाटर। गैस ऊपर जाती है, पानी नीचे आता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस फिल हो जाती है। अब ये जो ऑक्सीजन गैस इसके अंदर फिल होते हैं, दिस इज़ मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस। ये मॉइस्ट गैस है ना, मॉइस्ट मतलब गीली गैस है। गीली गैस क्यों है? क्योंकि ये वाटर में हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी गैस वाटर पे कलेक्ट किया जाता है, पानी पे कलेक्ट किया जाता है, वो मॉइस्ट गैस होता है, वो गीली गैस होती है। अब गीली गैसेस को अगर मॉइस्ट गैस है, अगर गैस गीली है तो फिर हमें क्या करना होगा कि अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए तो याद रखना है कि मॉइस्ट गैस के अंदर किसका प्रेशर है, ड्राई गैस का तो प्रेशर है और साथ में वाटर के वेपर्स का भी प्रेशर है। अगर हमें सिर्फ ड्राई गैस का चाहिए
तो मॉइस्ट में से वाटर के प्रेशर को माइनस कर देंगे, ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। ये एक एप्लीकेशन है, एक फ़ायदा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कि आप इसके थ्रू ड्राई गैस के प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि गीली गैस का जो टोटल प्रेशर है वो सूखी गैस के प्रेशर और पानी के या वाटर वेपर के प्रेशर के बराबर है, वेपर प्रेशर के बराबर है। समझ आ रही बात? डायग्राम दोबारा बताऊं, 9th क्लास में पढ़ते हैं उसको, चलो मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से। 9 में प्रैक्टिकल किया तो ऑक्सीजन गैस बनाया था। सुनो, ये हमारे पास एक फ्लास्क है जिसको हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने डाला है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। दिस इज द कैटलिस्ट, दिस इज द पॉजिटिव कैटलिस्ट। इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर से ही वैसे ये लगाया हुआ, हम थिस्टल फनेल लगाते हैं, थिस्टल फनेल टाइप का हमारे स्कूल में उस तरह से लगाया जाता है। और थिस्टल फनेल से हम क्या करते हैं, ये कॉर्क लगा होता है, इसमें डबल बोर कॉर्क होता है, एक कॉर्क पे थिस्टल फनेल जा रहा होता है और इसमें से डालते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2, ये या चाहिए कि MnO2 नहीं भी डालोगे ये डिकम्पोज हो जाता है। किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। नहीं भी डालोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, बट ये बहुत स्लो होगा, 20 दिन 25 दिन लगेंगे रिएक्शन होने में। हम इसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, डाल लेते हैं MnO2। एरो के ऊपर शो किया, मतलब दिस इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। जो रिएक्शन 20 से 25 दिन ले रहा था वो 1 से 2 सेकंड लेगा और गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब वाटर बनेगा और गैस बनेगा, वाटर रह जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर और गैस बाहर निकल जाएगी यहाँ से। और जब गैस बाहर निकलेगी तो हम उसको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लेकर आएंगे यहाँ। ये वाटर ट्रफ होगा, पानी का एक टब रखा होगा और उसके अंदर इस तरह का एक शेल्फ लगा होगा, बी हाइव शेल्फ उसको हम कहते हैं, बी हाइव शेल्फ। यहाँ से इस तरह से अंदर इस तरह जा रहा होगा इसके, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैस जार में पानी भर के गैस जार को उल्टा रख देंगे। जब गैस बनेगी इसमें ना, गैस बनेगी, धुआं उठेगा तो वो गैस यहाँ से ट्रांसफ़र होगी और गैस के बबल्स आपको दिखाई देंगे। ये बड़ा खूबसूरत रिएक्शन होता है ये, कि इसमें गैस बबल्स ऊपर जा रहा होता है और पानी ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा होता है। पानी नीचे जा रहा होता है और गैस ऊपर आ रही होती है सामने, और फ़ौरन से बड़े चौकन्ना रहना पड़ता है टीचर को, बच्चों को, सबको। और कभी कभार ब्लास्ट भी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, फ़ौरन से जैसे गैस भरता है निकालते हैं, दूसरा गैस जार भर के फ़ौरन से लगाते हैं, ठीक है। कुछ देर तक ये गैस बनता है, 10-15 सेकंड तक, फिर रुक जाती है। तो फटाफट टीचर 6 गैस जार भर लेते हैं। तो बहुत एक्टिव रहना पड़ता है और यहाँ लग रहा होता है केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है। इंटर के प्रैक्टिकल तो सबसे बोरिंग थे, उसमें तो लगता ही नहीं केमिस्ट्री चल रही है उसके अंदर कोई, और टेस्ट ट्यूब लेके बस उसको यूँ करते रहो बस, और क्या करो। तो वो इसमें लगता है, लेकिन केमिकल कुछ एक्सपेरिमेंट है ना, कंप्यूटर जब दिखाते हैं किसी भी मूवीज़ वगैरह में देखो तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हो तो सामने कुछ रखा होता है ना, कुछ चीज़ यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है। हम तो देखा ही नहीं इंटर में ऐसा कोई प्रैक्टिकल, इसमें होता था 9 में। तो ये इस तरह से ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन गैस बनी है बच्चे, ये कैसी है, मॉइस्ट है। तो उसको क्या करेंगे, ड्राई गैस का प्रेशर ऐसे मालूम कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ दैट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 546, क्योंकि 273 है, ये डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो 546 का जिसका आंसर आया वो करेक्ट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm³ ऑफ वाटर इज क्लोज टू डैश। 1 dm³ वाटर में का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये शायद चैप्टर 1 से MCQ उन्होंने डाल दिया। पहली बात तो 1 dm³ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये देखना है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा 1 dm³ में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। आपको पता है कि 1 dm³ 1 किलोग्राम के बराबर होता है वाटर के लिए। दुनिया में वाहिद लिक्विड वाटर है जिसका 1 लीटर 1 किलो होता है। बाकी किसी भी लिक्विड का 1 लीटर 1 किलो नहीं होता। तेल का 1 लीटर, हाँ दूध का भी होता है, मिल्क का भी होता है, मिल्क और वाटर। ऑयल जो है सोयाबीन तेल वगैरह, इसका 1 लीटर 1 किलो के बराबर नहीं होता। लेकिन वाटर और मिल्क वो 2 लिक्विड्स हैं जिनका 1 लीटर और 1 किलो बराबर है। तो 1 लीटर लिखा हुआ मतलब 1 kg लिखा हुआ, समझो बड़ा इसको टेक्निकल MCQs है। 1000 ग्राम मतलब, ठीक है, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम है, ये हमारे पास 1000 ग्राम है और मास को डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास है तो मोल आ जाएगा। कितना आ रहा है, करो डिवाइड, 55.5 मतलब मोल आ गया 55 पॉइंट समथिंग। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। समझ में आया किस तरह टेक्निकल था ये। यहाँ आपको 1 dm³ में फंसाया इन्होंने। आपको पता होना चाहिए 1 dm³ 1 किलो है, 1 किलो 1000 ग्राम है।
तो 1000 ग्राम से मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड किया, मोल आया, मोल के एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट एसटीपी? इन चारों में से किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे एसटीपी पर? इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइज हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इक्वल वॉल्यूम किसका है इन चारों में? देखो CM क्यूब इक्वल वॉल्यूम है, 280 CM क्यूब, 280 CM क्यूब। अगर वॉल्यूम सेम होगा तो 100% नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। बाकी क्यों नहीं है? वॉल्यूम मास नहीं होगा ये, ठीक है। 44 ग्राम और 11.2 DM क्यूब ये भी नहीं हो सकता। 28 ग्राम और 5.8 DM क्यूब भी नहीं हो सकता। दो के अगर सेम वॉल्यूम है तो सूरत में उनके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे या सेम नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होंगे। If absolute temperature of a gas is doubled and the pressure is reduced to one half, the volume of the gas will be dash। बेटा इसको दो तरह से किया जा सकता है। पहला तरीका, अगर टेम्परेचर किसी गैस का डबल कर देंगे तो वॉल्यूम भी हो गया डबल, एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू वन हाफ, और प्रेशर को आधा कर दें तो दोबारा से रिमेन सेम हो गया वो। अब इसी को अगर आप लॉजिकल वे पर नहीं मैथमेटिकल वे पर निकालोगे तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 ऐसे निकाल लिया करो। इनिशियल PV अपॉन T हो गया। अब फाइनल क्या कह रहे हैं कि प्रेशर को क्या कर दे रहे हैं? हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रेशर को हाफ कर दे रहे हैं, दैट इज़ 0.5 P कर दे रहे हैं, इनटू वॉल्यूम टू V2 आपको बताना है, ठीक है। तो V2 आपको बताना है, V1 ये रहा, और T2 टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, 2T हो जा रहा है ये। तो T से T कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर और 2.5 और 2 क्या रिलेशन है? 0.5 और 2 का, 2 और से 0.5 कटेगा तो कैसे आएगा आंसर? 0.25। 1/4 आया तो 0.25 आएगा। 0.25 V2 नहीं, 1/4 तो नहीं होगा, 1/4 हो रहा है। एक मिनट, तो यहाँ पर एक सेकंड, टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम डबल हो रहा है, और प्रेशर को हाफ कर रहे हैं। अच्छा नहीं, सही ठीक, करेक्ट है। देखो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम डबल हो रहा है, और प्रेशर को आधा कर रहे हैं। प्रेशर को आधा करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम फिर दोबारा डबल हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम आएगा यहाँ पर, देखो चेक करो, V1 इक्वल टू 1/4 V2, 4 इधर गया तो V2 बराबर हो जाएगा 4 V1 के, 4 टाइम्स हो गया। मतलब मैं ये समझ रहा था कि अगर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते, अगर प्रेशर को भी डबल कर देते तो बराबर हो जाता, लेकिन प्रेशर को 1/2 किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है। तो प्रेशर को आधा करने से क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं 1/2, तो क्या होगा? वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो डबल यहाँ से हुआ, डबल यहाँ से हुआ, 4 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर इंक्रीज़ 4 टाइम्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लें, जो आपको आसान लगे आप वो तरीका अपना लें। जैसे जिनको लॉजिक जिनकी मजबूत नहीं है, उसका मतलब लॉजिकल रीजनिंग में तो नंबर कटेगा ही 10, और यहाँ पे भी कटेगा। इसको लॉजिक के वजह यहाँ से सॉल्व करेंगे, लॉजिक अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके वो 10 नंबर आएंगे। हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज्ड? मतलब किस तरह से कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम गिवन गैस की एक्सपेंड करने से रोका जाए जब उसकी मास इंक्रीज़ हो। मतलब वॉल्यूम को फिक्स करना है, तो कौन सी दो कंडीशन होनी चाहिए? टेम्परेचर को कम कर दें, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें। टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो भी वॉल्यूम जो है टेम्परेचर का तो फिर भी क्या हो गया? वॉल्यूम कम हो जाएगा, ओवरऑल वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। तो हमें सेम करना है, टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर को कम कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और वॉल्यूम को कम करने से भी प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है ना, देखा जाए तो हमें तो सेम रखना है। नहीं, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर लोअर, दोनों को कम कर देंगे, नहीं हो सकता। टेम्परेचर कम करेंगे, सॉरी टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम करने से हमारे पास अच्छा टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा कि वॉल्यूम हमारे पास डाउन हो जाएगा, और प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये भी पॉसिबल। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम करेंगे। टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम, प्रेशर कम किया, वॉल्यूम क्या हो गया?
अच्छा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर को भी कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसमें सेम हो जाएगा। इसको यहाँ पर लगाते हैं निशान। टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इंक्रीज। एक सेकंड, यहाँ पर कह रहे हैं कि सवाल दोबारा पढ़ते हैं, शायद सवाल में कन्फ्यूजन। व्हाट शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज्ड? एक्सपेंड करने से रोकना है उसको, ताकि वो एक्सपेंड ना हो। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई की जाएगी? चलो मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। टेम्परेचर को लो किया जा रहा है, टेम्परेचर लो कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम डाउन होगा। हाँ, एक्सपेंड करने से रोकना है तो ये ए हो जाएगा, बाकी में एक्सपेंड हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम अप हो जाएगा, और प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये गलत हो गया, सही है। सी, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर लोअर्ड। टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, और प्रेशर को कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मतलब सेम रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इंक्रीज्ड। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या हो गया? वॉल्यूम। हमें क्या करना है? उसको एक्सपेंड करने से रोकना है ताकि वो एक्सपेंशन ना हो। तो यही हो जाएगा ना, ए हो जाएगा फिर। सही कह रहे हो, ए करेक्ट है, क्योंकि दोनों में डिक्रीमेंट आ रही है। तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन था ना, वो डिक्रीज़ इंक्रीज़ बहुत सारा आ गया था। इस तरह से हम कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। हाँ, ये इसमें ए आ रहा है, फॉर्मूले से हो ही नहीं पाएगा बच्चे। ये वाले सवाल की बात कर रहे हो? एक सेकेंड, कैपिटल एन इक्वल टू मास अपॉन कैपिटल एम इंटू एन है, सो यही लगाना है। फिर से बताओ। यही तो था, मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये वाला, बात तो वही पड़ेगा भाई। हाँ, अच्छा एक मिनट, तो v अपॉन, तो यहाँ पर n है ना, n है तो v अपॉन 22.41 तुम कैरो लगा लें। हाँ, v वहाँ यहाँ पर आ जाएगा 1 dm3, तो 1 अपॉन 22.41 इंटू 6.02 पावर 23। एक मिनट, क्या यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है कि ये कंडीशन एसटीपी पर है? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है एसटीपी पर है ये? तो आप ये कैसे लगा पा रहे हो? कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। ये तो उस वक्त लगेगा जब एसटीपी पर होगा ना। एसटीपी कहाँ लिखा हुआ है? तो ये वाला सिस्टम लग ही नहीं सकता इसके अंदर, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन। दूसरा बताइए, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम होगा। फिर इसमें इसको तो ये कहीं से आ रहा है हमें नहीं पता, हमें तो आंसर करेक्ट ढूंढना है ना। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से आ रहा है, बाकी रैंडमली उन्होंने नंबर लिख दिए कहीं से भी कंफ्यूज करने के लिए। वो आप इसलिए आप ये वाला ठीक नहीं है बिकॉज ये एसटीपी कंडीशन पर नहीं है। एसटीपी इसमें हाँ निकल सकता था, आप बोलोगे अभी इसमें भी निकाल सकते हैं, बट फॉर दैट वी शुड यूज़ जनरल गैस इक्वेशन। बट जनरल गैस इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर नहीं, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम वहाँ से निकाल सकें। देखिए बच्चों, आप इसमें क्या है कि सेकंड का बताना है, हो गया। ये वाला इसको सॉल्व करूँ, सेकंड को देखो 1 dm³ ऑफ वाटर है, मतलब ये 1 kg ऑफ वाटर है। 1 kg ऑफ वाटर है मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर है। समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़े ना, सारे हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, छठा एमसीक्यूज है कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट डैश। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? एसटीपी पर, इस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर, किस कंडीशन? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कौन से एसटीपी पर तो पता है डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 22.41 dm³। इस कंडीशन पर चेक कर लेते हैं, हो जाएगा। कैलकुलेशन करके बताएं कितना आ रहा है इस कंडीशन पे। 127 है, तो मतलब ये केल्विन में होगी आपके पास 400 केल्विन है ना। वैज्ञानिक वैल्यू पुट करें और बताएं कितना आ रहा है। यार एनईडी वाले तो जल्दी सॉल्व करो।
कितना आ रहा है? अरे यार PV इक्वल टू nRT। यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर मोलर वॉल्यूम निकालना है, तो मतलब 1 मोल का वॉल्यूम यहाँ पर हम निकाले, 1 फिक्स कर दो कैपिटल N को, तो वॉल्यूम इक्वल टू nRT अपॉन P, इसको 1 फिक्स कर दो, ये 0.0821 हो गया, ये टेम्परेचर 400 हो गया, ये प्रेशर, अच्छा क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है, प्रेशर आपके पास 1 हो गया, तो बस ये मल्टीप्लाई करो 32.8 मैक्सिमम बताना है। चलो अगले बोलो, नेक्स्ट देखो 0 डिग्री 273 केल्विन और ATM 2। हाँ जी कितना आ रहा है? कंप्लीट निकालो, गलत निकालो क्या? कितना आ रहा है? अरे कोई सही से बता दो यार। 11.2 यहाँ निकालें, 273 प्लस 273 546 होता है, 546 केल्विन हो गया ये, और 2 ATM हो गया प्रेशर 22.41। तो मैक्सिमम कहाँ गया? बी में आया। मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ आया? मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पर बी कंडीशन पे आ गया, 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4 ATM प्रेशर। सही है। अच्छा नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दिस 4। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, लाइटेस्ट से हेवीएस्ट की तरफ चले जाओ बच्चे। 14, 32, 71, 44 गलत हो गया यहाँ पे। अच्छा ठीक है 17 17 है 17, 44, 64, इट इज़ 64 एक्चुअली, और 71, यस ठीक है बी करेक्ट है, क्योंकि लाइटेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा होगा। इक्वल masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, ये छोड़ दो। नेक्स्ट 9th है, चूँकि मोल फ्रैक्शन का टॉपिक है, नहीं है ना PMC सिलेबस में, नहीं है ना सिंध बोर्ड में, तो क्या जरूरत है करने की। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी। कह रहे हैं गैसेस आइडियल बिहेवियर से हाई प्रेशर पर डेविएट कर जाती हैं, क्या वजह है? हाई प्रेशर पर रियल गैसेस गैस लॉज को फॉलो नहीं करते। 4 रीजन्स हैं। हाई प्रेशर पर गैस मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसने बोला भाई? हाई प्रेशर पर कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज्ड, एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, ये होगा इनसिग्निफिकेंट ना होने के बराबर, 0 हो जाता। नेक्स्ट द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, सबसे ज़्यादा डेविएशन कब होगी आइडियल बिहेवियर से? जब तो द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम, आइडियल बिहेवियर से ये होगा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, ठीक है, लो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा ये, हाई प्रेशर ये, तो उस पर डेविएट कर जाएगी आइडियल बिहेवियर से गैसेस। ठीक है, ये पंजाब बोर्ड के MCQs खत्म हो गए, फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद बोर्ड के MCQs आ रहे। When compressed hydrogen is allowed to expand rapidly, it causes dash। कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को जब हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब कंप्रेस किसी सिलेंडर में हाइड्रोजन रखा गया है, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, तो वॉल्यूम, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा। तो क्या होगा? कूलिंग, हीटिंग, लिक्विफिकेशन या सॉलिडिफिकेशन। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? हीटिंग, तो हीटिंग वो गर्म हो जाएगा। 762 कितने पास्कल के बराबर है? 101 325, फेडरल में बताया था ना हमें 325 लिखते हैं ये लोग, सिंध बोर्ड में 300 लिखा जाता है, 101 300, कोई फ़र्क नहीं है भाई। थर्ड है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम हाइड्रोजन आर डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन, मोल निकाल लो यार, कोई ज़रूरत नहीं है 6.02 से मल्टीप्लाई करने की, ये 2 मोल हो गया। अरे कितना हो गया? 56 डिवाइड बाय 28, 8 8 16, 2 मोल, तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपने 6.02 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? तो बात तो वही है, वही आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू KMT द मॉलिकुलर कोलिजन इलास्टिक, सच कोलिजन काउजेस डैश। इलास्टिक कोलिजन कैसे कहते हैं? नो एनर्जी चेंज, बड़ा सिंपल MCQs है। व्हाट वॉल्यूम वुड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई एट STP?
अरे इतना बहुत सिंपल MCQ 22.4, ठीक है। 1 व्हेन कंप्रेस्ड हाइड्रोजन इज अलाउड टू एक्सपेंड, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन है छोटे से वॉल्यूम के अंदर, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है रैपिडली, तेज़ी से उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। और आपको पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब वो चीज़ क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीटिंग, ये तरीका। आगे बढ़े। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज़ द रेशो। एक मिनट, आप कह रहे हो कि प्रेशर ज़्यादा होगा और जब हम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर का टेम्परेचर से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है ना, वॉल्यूम के फ़र्क आ रहा है ना। यहाँ पर तो 400 लगेगा, चूँकि टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात की जा रही है कि गैस का वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है तो उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो गर्म होगा कि ठंडा होगा, तो गर्म होगा, हीट होगा, बिकॉज वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम होना चाहिए, एक्सपेंड होने पर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा ना। मिसाल के तौर पे ये बॉक्स है, जैसे कि ये 2D का है, और उसको अगर हम इस तरह से 5D का कर देंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा ना। जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो T1 है, ये T2 है टेम्परेचर, तो T1 ज़्यादा होगा कि T2 ज़्यादा होगा, T2 ज़्यादा होगा T1 से, T2 ज़्यादा होगा ना T1 से। जब T2 ज़्यादा होगा तो ये गैस ठंडी होगी, तो ये गैस गर्म होगी, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है तो इसका 35 डिग्री हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स लास्ट पॉइंट ऑफ KMT, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ना तेजी से, फास्टर। सिंपल KMT रूल है भाई, क्या हो गया भाई, ये तो बहुत बेसिक, मतलब प्रेशर को बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर, आप प्रेशर कांस्टेंट मान के चलो, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर जब गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ तो यही है, चार्ल्स लॉ यही है ना, आप गैस के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, अब वॉल्यूम को जब इंक्रीज़ किया गया तो टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर क्यों बढ़ा, सवाल ये कह रहे हो आप, ऐसे ना सोचो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी को उल्टा भी आप सोच सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हम वॉल्यूम के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से बात कर रहे होते हैं, आप वॉल्यूम के लिहाज से भी सोच लो, बात एक ही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, A एंड B आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसका मतलब ये है ना, एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है। अब चाहे V बढ़ाओ चाहे T बढ़ा दो, दोनों इंक्रीज होंगे, यही है। भले कभी आप कॉन्सेप्ट में बात नहीं बैठ रही है, बट ऐसा होना है, चूँकि मैथमेटिक्स ने ऐसा प्रूफ किया। हाँ, KMT डेफिनेशन जब तुम देखोगे फर्स्ट ईयर की जाके तो वहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, ऐसा होता क्यों है, वो मैंने KMT डेफिनेशन की स्लाइड ही काटी हुई यहाँ सब, ज़रूरत ही नहीं उसकी, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट ईयर का। फिर वो चलो भाई, क्या है भाई, 4:1 द डीप सी डाइवर्स टैंक कंटेन, अच्छा ये रट्टा बेस्ड है, डीप सी डाइवर टैंक कंटेन्स डैश, वो जो स्कूबा डाइवर होते हैं चरना आइलैंड वगैरह में जाते हैं, जो डाइविंग करते हैं, डीप सी डाइविंग करते हैं, तो वो उनके पास जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में क्या भरा होता है ये पूछ रहे हैं। तो असल में ऑक्सीजन गैस ना बहुत हाई प्रेशर पर जहरीली हो जाती है, ये इसको याद रखना है, पॉइजनस हो जाती है। जब हम बहुत हाई प्रेशर पर लेकर जाते हैं ना नीचे, जब नीचे जाता है प्रेशर बढ़ रहा होता है, तो बहुत अंडर वाटर जाने के बाद ऑक्सीजन गैस टॉक्सिक हो जाती है, जहरीली हो जाती है, और इंसान को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसलिए कभी भी प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर नहीं डाला जाता, ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें हीलियम गैस को डाला जाता है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन होती है, 96% हीलियम होता है और 4% ऑक्सीजन होता है उन लोगों के ऑक्सीजन टैंक में जो डीप सी डाइविंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे ऑक्सीजन और हीलियम साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए कोई मसला भी नहीं होता। इन ऐसा यूनिट द वैल्यू ऑफ आर, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है,
यूनिट में मामला आ रहा है, ये होगा ATM DM क्यूब, ये सब तो केमिकल यूनिट्स में होता है। अकॉर्डिंग टू KMT काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन दे आर डैश। KMT के तहत काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? चारों में से देखो, डी होगा, आर मेल्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, क्योंकि हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। विच गैस इज मोर आइडियल एट STP, इसको समझना है। देखो आइडियल कैसे समझ में आता है, आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर। हमें पता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती है, और ऐसा कोई मॉलिक्यूल दुनिया में है ही नहीं। लेकिन हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पता है कि जो कम अट्रैक्ट होंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और वो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे, या मैंने पढ़ाया भी है केमिकल बॉन्डिंग, आपको कंप्लीट हो गया लेक्चर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन पोलर के अंदर हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होती है, डायपोल फोर्सेस होते हैं, तो वो अट्रैक्शन कम से कम कर रहे होते हैं, तो एक तरह से उनका अच्छा खासा आइडियल बिहेवियर होता है। SO2 में डायपोल फोर्स होगा, H2S में डायपोल फोर्स होगा, पोलर मॉलिक्यूल है क्या? नॉन पोलर में डायपोल कब से हो गया अल्लाह की बंदी? पोलर में ही होता है डायपोल, पोलर। हाँ तो ये पोलर तो है, ये चेक करें क्या? अरे पोलैरिटी चेक करें क्या? पोलर है ना, ये भी पोलर है, डायपोल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तीनों नहीं करेंगे, चौथा करेगा। H2 नॉन पोलर है, डिस्पर्जन फोर्स होगा इसके अंदर, लंडन फोर्स, तो अब ये क्या करेगा, ये नियरेस्ट टू मोर आइडियल होगा STP पर। क्यों आइडियल होगा? बिकॉज इसके अंदर सबसे कम अट्रैक्शन होगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जितनी कम होगी उतना आइडियल बिहेवियर है, जबकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि इस दोनों में डायपोल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट से समझ में आता है ये वाला MCQs, समझ गए? जिसके अंदर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगा। नॉन पोलर से मुराद होमोडायटॉमिक, नॉन पोलर होता है, ये सब डिटेल बता चुका मैं आपको, ठीक है? तकरीबन डेढ़ घंटे के 2 लेक्चर थे, टोटल 3 घंटे का लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग का पूरा ओवरऑल। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑन हीटिंग, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड डैश। अरे बड़ा सिंपल है ये, ठीक है? तो ये हमारे पास सब्लिमेशन कहलाता है, और जो सॉलिड ऐसा करता है वो कौन से सॉलिड होता है? सबलाइम सॉलिड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स द मोस्ट डिसऑर्डर्ड? किस कंडीशन पे पार्टिकल सबसे ज़्यादा रैंडमली अरेंज होंगे, डिसऑर्डर्ड होंगे? वाटर, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर में होते हैं, करीब करीब होते हैं। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो गैस में कन्वर्ट होगा। जब गैस में कन्वर्ट होगा तो डिसऑर्डरली मोशन में आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखो, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट होगी टेट्राहेड्रल वाटर की, आइस बन जाएगा ना 109.5 डिग्रीज पे, एग्जैक्ट अरेंजमेंट होगी खूबसूरत सी। अब यहाँ पर इम्प्योर वाटर एट 102 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखो इम्प्योर वाटर, जब वाटर में इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये इम्प्योर वाटर है, अब ये नहीं पता है कि 102 डिग्री उसकी बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं है, क्या पता कोई ऐसी आपने इम्प्योरिटी डाल दी है जो कि हाँ मेल्टिंग पॉइंट डाउन होता है, मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज़ होती है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज़ होता है। इम्प्योरिटी ऐड करने पर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसको याद रखना। तो अब यहाँ पर इम्प्योर वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा, अब कितना बड़ा होगा क्या पता 110 हो गया, हमें नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा डिसऑर्डरली मोशन यहाँ स्टीम में, तो ये 100% ये आपका जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, इसकी वजह से गैस सबसे ज़्यादा डिसऑर्डरली मोशन होता है। बाकी का हमें पता नहीं कि वो गैस बना कि नहीं बना, ठीक है। When steam condenses the particles dash, जब स्टीम भाप कंडेंस होता है, चाय बनाते हैं तो स्टीम ऊपर जाते हैं और उस ढक्कन पर जाए वो जाकर चिपक जाते हैं पानी के कतरे, तो जब वही स्टीम कंडेंस हो जाता है तो पार्टिकल्स के अंदर क्या चेंजिंग वाकई होती है? श्रिंक टू अ स्मॉलर साइज, लूज एनर्जी टू देयर सराउंडिंग, मूव फर्दर अपार्ट, वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन। कौन बताएगा भाई? स्टीम जब कंडेंस होता है तो क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंस, एक मिनट छोड़ो, ये बताएं कंडेंस सिलेबस आपका सेकेंडरी में आया था, क्या था उसके अंदर?
हाँ, हो गया, बात खत्म। कंडेंसेशन तभी तो बोलते हैं उसको, स्मॉल साइज में कंडेंस हो जाता तो लिक्विड बन जाता, और क्या। द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डैश। गैस के पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किस तरह किया जा सकता है? ओनली मूविंग आउटवर्ड, वाइब्रेटिंग अबाउट डेफिनेट पोजीशन, राइजिंग अपवर्ड, मूविंग रैपिडली, रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। डी ऑप्शन सिंपल। विच ऑफ दीज चेंजेस वुड स्पीड अप द रेट ऑफ डिफ्यूजन द मोस्ट? सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किस कंडीशन पे बढ़ेगा? मास ऑफ पार्टिकल, और ये देखो मास क्या करना पड़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाना है तो? डिक्रीज के इंक्रीज? मास डिक्रीज होगा, या तो सी सॉरी या तो ए या तो बी। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? किस टेम्परेचर पे डिफ्यूजन ज़्यादा होती है? हाई टेम्परेचर पे होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया एमसीक्यूज चार्ट में जो दिया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी अंडर रूम कंडीशन? किसकी डेंसिटी सबसे कम होगी रूम कंडीशन पर? बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी तो एक ऐसी चीज़ है जो निकालनी पड़ती है। तो देखो मैं, हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, मास कम तो डेंसिटी कम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। देखो 1 किलो रुई ले लिया और या 10 किलो रुई ले लिया, 1 किलो लोहा ले लिया, किसका मास कम है? मास कम किसका है? तो उसकी डेंसिटी भी कम है लोहे की। डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो डेंसिटी का मास से कोई रिलेशन थोड़ी ना होता है। तुम लोग बोलो रुई, हमें तुम लोग क्या इंजीनियर बनोगे? तुम लोग बोलो रुई रुई क्या मोलर मास? मोल से निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन से। तो 4 वैल्यू कैसे थे, आप क्या करेंगे? अरे इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो तुम लोग? फॉर्मूला है ना हमारे पास। प्रेशर क्या आ जाएगा? RTP। रूम कंडीशन पे प्रेशर क्या होता है? 180 m ही होता है यार, क्या हो गया? कैपिटल M सब गैस का अलग। R क्या हो गया? टेम्परेचर रूम कंडीशन में कितना डिग्री? 25 डिग्री। 24 dm³ वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हाँ, एक और तरीका, चलो इसका शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। मास पर यूनिट वॉल्यूम से निकाल लो, इस तरह से निकाला, इस तरह से भी निकाला जा सकता है। वॉल्यूम आप क्या फिक्स कर दो? 24। डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास देखकर भी नहीं हो सकता। आप मॉलिक्यूलर मास से नहीं बता सकते डेंसिटी ज़्यादा है किसी चीज़ की भाई। किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में? अच्छा, ये बात कर रहे हो। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक सेकंड। तो ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि मॉलिक्यूलर मास कम है, NH2 की है, तो इसका हमारे पास लेस डेंसिटी आ जाएगी। फिलहाल अभी आप यही समझ लें, घर पे जाके इसको देख भी लेना, क्रॉस चेक कर लेना। Which statement provides the best evidence that matter may exist as tiny particles moving at random motion? कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट सबूत देती है कि मैटर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और रैंडम मोशन कर रहे होते हैं? कैसे पता रैंडम मोशन कर रहे होते हैं? इन चारों में से मैनी एलिमेंट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एयर कैन बी readily compressed, a small amount of water produces a much larger volume of steam, if a bottle of ether is opened, the smell is quickly detected in all parts of the room. डी होगा, क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से ही जो है वो डिफ्यूजन होती है। ठीक है, हाँ क्या आ रहा है? सही उसी का आ रहा है, दोनों तरीके से सेम आ रहा है ना। हाँ तो बस ठीक है, ये शॉर्टकट वे पर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, जैसा बुशरा ने जो बताया, ओके क्लियर, सेम आ रहा है। मतलब ये भी गलत नहीं होगा, टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है कि शॉर्टकट आ गया, वरना इसमें पुट करके निकालना और बिना कैलकुलेटर के निकालना और मुश्किल काम है। मतलब कैलकुलेटर के बिना तो ज़्यादा बेहतर यही तरीका है।
मतलब NAD वाले तो निकाल लेंगे, MD कैट वालों के लिए तरीका ज़्यादा बेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, इनमें से कौन से डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है? बबल्स राइजिंग इन अ बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर, स्टीम कंडेंसिंग ऑन अ कोल्ड विंडो, वाटर स्प्रेडिंग आउट ऑन द सर्फेस ऑफ अ टेबल, द स्प्रेडिंग ऑफ द स्मेल ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन। अरे बड़ा आसान है, डी। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स वाई द कंपाउंड प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज एट द सेम रेशो? प्रोपेन मतलब C3H8, ये और CO2 एक ही स्पीड से कैसे डिफ्यूज़ कर जाते हैं? उनका मॉलिक्यूलर मास सेकेंड सेम होगा, दे हैव सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका भी 44 निकलेगा अगर आप निकालोगे तो 36 + 8 44। ठीक है, क्लियर है? सारे समझ में आ गए? 19। अच्छा, इसके 19 ही MCQs है, बाकी MD कैट के पास पेपर से देख लेते हैं, वो थोड़ा सा वही ब्लर होगा तो देखना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डिफ्यूज मोस्ट रैपिडली? कौन सी गैसेस बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करती हैं? ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। सबसे कम इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ऑर्डिनरी एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 21% ऑक्सीजन, वेयर एज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर रिलीज बाय बॉइलिंग वाटर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज दैट। कह रहे हैं कि हवा में ऑक्सीजन गैस 21% है, लेकिन जब बॉइलिंग वाटर में से ऑक्सीजन गैस निकल रहा होता है, बॉइलिंग पॉन्ड में से, या बॉइलिंग कुछ कह रहे हैं कौन सा है, बॉइलिंग रिवर, मतलब कुछ रिवर ऐसे होते हैं कि बॉयल हो रहे होते हैं, उसमें से भी ऑक्सीजन गैस निकल रही होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की परसेंटेज 30% होती है। क्या वजह है कि उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है, हवा में कम 21% है, जाके बॉइलिंग रिवर में 30% है। तो ऑक्सीजन इज़ मोर सॉलेबल इन वाटर देन नाइट्रोजन, क्योंकि हवा में दो गैसेज हैं, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस वाटर में नाइट्रोजन से ज़्यादा सॉलेबल है, नाइट्रोजन से ज़्यादा सॉलेबल ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन गैस जब ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन गैस से। इसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, तो सॉलेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। दैट्स वाई जब बॉइलिंग वाटर, पानी के अंदर से जब ऑक्सीजन गैस निकलता है तो ज़्यादा तादाद में 30% तक ऑक्सीजन गैस निकलता है। इन्फॉर्मेशन है जैसे ये कोई न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ नहीं है। बस ये याद रखना है कि बॉइलिंग रिवर में वाटर में ज़्यादा क्यों ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है नाइट्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा सॉलेबल है वाटर के अंदर, नाइट्रोजन क्यों कम सॉलेबल है आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तो ये थोड़ा सा ट्रिकी MCQs दिया है इन्होंने। विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड इज करेक्ट? CO के बारे में एक सच्ची बात ढूंढी है जरा इसके अंदर। इट इज़ इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। आपकी कौन होता है? CO2 होता है भाई। इट प्रोड्यूसेस कार्बन व्हेन बर्न, इसको जलाने से कार्बन बनता है? कोई नहीं, कार्बन के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इट इज़ पॉल्यूटेंट होता है, आलूदगी फैलाने में CO का बड़ा काम है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। आखिर चौथा भी देख लो, इट इज़ डेंसर देन एयर। हवा का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एवरेज 28.9 या 29 तक हम कह लेते हैं राउंड ऑफ, और इसका कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो लेस डेंसर है ना एयर से, मोर डेंसर तो नहीं है। ये पढ़ा है चैप्टर 2 में, पढ़ाया था हाइड्रोजन में। छठा है, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज लीस्ट कॉमन इन एयर? सबसे कम कौन सी गैस है हवा में? आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 78%, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ परसेंट तो है ही, आर्गॉन हाँ 0.something% याद रखें। सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, देन है कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम है आर्गॉन। हाइड्रोजन ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो सबसे कम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मैंने बताया था आपको कि हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंटायर यूनिवर्स में। क्यों? एलिमेंटल स्टेट में मोस्ट अबंडेंट है यूनिवर्स में, स्टार्स में, या सात बेग इज राइट, तारों में सबसे ज़्यादा यही मौजूद होता है, हाइड्रोजन का फ्यूल होता है स्टार्स में। दैट्स वाई हमारे अर्थ में तो इतना नहीं है एलिमेंटल स्टेट में, बट तारों में तो बहुत एलिमेंटल स्टेट के अंदर, सूरज में मिसाल के तौर पर। क्लियर है? पानी तो कंपाउंड स्टेट में है ना, उसकी बात नहीं कर रहे, ये एलिमेंटल स्टेट की बात की जा रही है। ये हो गया था ना, ये हो गया, ये भी हो गया। ये विच हैज़ द हाइएस्ट वेलोसिटी अमंग द फॉलोइंग एट रूम टेम्परेचर? किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी रूम टेम्परेचर पे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, ऑल ऑफ दिस। वेलोसिटी मतलब डिफ्यूज कौन सा तेज़ी के साथ होगा?
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, ऑल ऑफ दिस। हाइड्रोजन होगा लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। 2006 का पीरियड आया था एमकेट में ये। नेक्स्ट है अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 95 cm³ एट अ प्रेशर ऑफ 9.961 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट वुड बी दिट्स वॉल्यूम एट दिस कंडीशन। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, बॉयल्स लॉ लगेगा, तो ये लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हमको बताना है वॉल्यूम V2, P1 V1 अपॉन P2। P1 प्रेशर नंबर 1, P1 यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 95 cm, नहीं 9.96 उसके बाद क्या cm³ में है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक मिनट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर होता है ना, सही है पास्कल में, ठीक है 9.961 पास्कल है, इनटू उसके बाद V2 फाइनल वॉल्यूम, अच्छा सॉरी V1 क्या है हमारे पास 95 अपॉन क्या मालूम करना है P2 फाइनल प्रेशर 10.13 इंटू 10, उसमें को पावर आवर तो नहीं लगा हुआ है, हाँ एक्सपोनेंट 4 है। अच्छा यहाँ पर एक मसला यहाँ पर ये आया हुआ है कि 95, अच्छा cm³ में ही कैलकुलेट किया हुआ है, चलो कोई मसला नहीं है। इनकी कैलकुलेशन करनी है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 10.13 है, 10 1 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90 करके कुछ काट सकते हैं, 9 पॉइंट समथिंग करके 99, ठीक है। तो 10 10 100, तो 90 समथिंग के पार्ट में यहाँ पर हमारे पास आएगा। अच्छा 90 समथिंग में यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है 99 या 93, ठीक है। तो यहाँ पर अब या तो 99 या बिना कैलकुलेटर से करें, तो 99 आ रहा होगा तो 93 आ गया, चूँकि 9 और 9 है, या 10 और 10 कर ले तो 100 है, 9 9 से वैसे 81 होता है, बट 9.9 है ये, तो ये 10 है, 9 10 ज़ा 90 और 9.6 है, तो ये तो 99 है या 93 है। थोड़ी सी और कैलकुलेशन करेंगे अगर आप इसके अंदर, तो आप इसमें 93 तक आप इससे पहुँचेंगे बिना कैलकुलेटर के। बोला कैलकुलेटर में तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 93, बट बिना कैलकुलेटर के देखो 1 और 3, देखो बिना कैलकुलेटर करना है तो आपको करना क्या होता है कि आपने जस्ट जो गलत आंसर है उनको इंक्लूड करना होता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई पॉइंट कैलकुलेटिंग है ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप उसको डायरेक्ट डिवाइड करो होल नंबर के लिहाज से। 9.9 आप उसको 10 समझ के कर लो, 9.961 कौन करेगा बैठ के 9.961 और मल्टीप्लाई बाई ये, आप इसको 10 समझ के मल्टीप्लाई करो, उसके लिहाज से आप नियर टू द आंसर पहुँचो, ठीक है। जैसे ये एक सवाल है इतने सालों बाद MCAT में जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रिक्वायर हो रही है, लेकिन उसमें भी वो कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेटर बेस्ड नहीं है। NED में कैलकुलेटर बेस्ड होते हैं, इसमें कैलकुलेटर बेस्ड इक्वेशंस नहीं आते हैं। हाँ अगर यहाँ पर आंसर 93.228 आता, 93.221 आता, 93.776 आता, अब नहीं कर सकते थे आप। अब ये सवाल MCAT का हुआ नहीं, अभी NED का सवाल हो गया, तो अब बिना कैलकुलेटर के कोई करेगा नहीं, करेगा तो टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा रेशो में क्या फ़र्क आता है, होल नंबर में आएगा पहली बात, और दूसरी चीज़ डिफरेंस बहुत होगा आंसर्स के अंदर, उस डिफरेंस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा द रेट ऑफ क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज इज 1:3, द रेशियो ऑफ देयर मॉलिकुलर मासेस इज डैश। मॉलिकुलर मासेस का रेशियो कह रहे होंगे, ये सिंपल है, RA/RB इज इक्वल टू √MB/MA, ऐसे ही है ना, ये 1:1/3 आ गया, ये √MB/MA आ गया, स्क्वायर रूट 1 हो गया यहाँ पर, स्क्वायर लेना ना, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू MB/MA, तो 1/9 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 1:9 का कुछ रेशियो होगा, आंसर यहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। कुछ भी फॉर बॉयल्स लॉ में क्या लिखा है, फॉर बॉयल्स लॉ टू बी ट्रू प्रोसेस मस्ट बी डैश, आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट है द KE ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डैश। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, पहला वाले सही हो गया। नेक्स्ट है द काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी डज नॉट स्टेट, मतलब क्या नहीं बताती। पहला, देयर आर इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस इन द गैसेस, बताती है ना ये, तो इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं, आइडियल गैस में नहीं होता है। देयर इज़ नो वॉल्यूम इन गैसेस, ऐसी कोई बात नहीं बताती, वॉल्यूम बताती है कि होता है, नेग्लिजिबल होता है। कोलिजन कोर्स इज इलास्टिक कोलिजन होता है, बताती है। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें ही बताती है। क्या लिखा हुआ है, डज नॉट स्टेट, अच्छा क्या नहीं बताती है,
एक सेकंड फिर से दोबारा देखते हैं। कोलिजन ये तो हो ही नहीं सकता, देयर इज़ नो वॉल्यूम इन गैसेस। यहाँ ये कहाँ बताती है वॉल्यूम होता है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब वॉल्यूम होता है वो ये बताती है, गलत स्टेटमेंट है। नो वॉल्यूम किसके लिए कहेंगे, आइडियल गैस के लिए कहेंगे सिर्फ बस। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज डबल्ड एट अ फिक्स वॉल्यूम। कह रहे हैं कि फिक्स वॉल्यूम पर अगर नंबर ऑफ मोल्स को जब हम डबल करेंगे तो वॉल्यूम, तो फिर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम मोल्स को डबल करेंगे तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मोल्स और प्रेशर का देखो रिलेशन निकाल लेते हैं, टेंशन नहीं लो। वॉल्यूम का ऐसे रिलेशन है और 1/p से है ना। डायरेक्ट मोल्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है ना, चूँकि डायरेक्ट है। पी वी इक्वल टू NRT से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, अगर हम निकालें पी वी इक्वल टू NRT तो यहाँ पर हम प्रेशर और मोल का भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे भी दिख रही है। तो यहाँ पर प्रेशर डबल्स हो जाएगा, मतलब अगर वॉल्यूम अगर हम डबल करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया ना, फिक्स वॉल्यूम पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2m निकाल, PM/RT से ही बनेगा ये, डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। PM/RT से आप निकाल लेना, उसका आंसर कुछ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। हवा की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, हवा से कौन सी गैस हमें हासिल होती है। क्या ले ऑप्शन क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ऑप्शन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं, मीथेन दे रहे हैं। तो हमें सबके बड़ी तादाद में हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हवा से जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज के एतबार से तो नाइट्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। नाइट्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा। बाकी गैसेस बहुत थोड़ी सी हैं तो वो हम सेपरेट नहीं करते हैं। फ्रैक्शनल 9 क्लास का टॉपिक है ये, फेडरल में होगा, सिंध बोर्ड में 9 में पढ़ते थे, चैप्टर 13 में। 11 है द फार्मूला फॉर जनरल गैस इक्वेशन। यह बड़ा सिंपल है। अच्छा, ये कंबाइंड गैस इक्वेशन से ही जनरल गैस इक्वेशन को यहाँ पर कह दिया जा रहा है, तो यही है P1V1/T1 इक्वल टू P2/T2। हम इसको कंबाइंड गैस इक्वेशन कहते हैं वैसे, ठीक है, वरना PV इक्वल टू NRT होता है, सिंपल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पता नहीं, कुछ लिखा हुआ है बड़ा आसान सा, लेकिन जो भी आंसर कर दूँगा। कितना टोर बराबर है फलाना ATM के, तो 760 से डिवाइड करके आ जाएगा। कुछ भी होगा, हमें वैल्यू पता नहीं। 900 है, 990 क्या है पता नहीं, 950 है तो डिवाइड बाय 760 आप इसको कर देंगे, ठीक है। 950 टोर है तो 760 से डिवाइड कर देंगे, ATM आ जाएगा। अब देखो ATM में आंसर क्या क्या आया है, 1.25 आया हुआ है, ये कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 1 आया हुआ है। अब इसमें देखो यहाँ पर रिलेशन देख लो ना कि 3 तो हो नहीं सकता, डबल ट्रिपल तो हो नहीं रहा है यहाँ पर। ये 2.25 ये डबल भी नहीं हो रहा, तो ये और ये तो ऐसे ही कट गया। 1 भी नहीं हो रहा क्योंकि सेम नहीं है, तो आंसर यही बच गया 1.25। बिना कैलकुलेट किए आप आंसर बता सकते हो। इतनी मैथमेटिक्स, रैपिड मैथ्स इसको हम कहते हैं, ट्रिक नहीं कहते हैं हम इसको, दिस इज कॉल्ड रैपिड मैथमेटिक्स। ट्रिक की कोई नीड नहीं है कि आप उसमें स्क्वायर और क्यूब के ट्रिक सीख रहे हैं यूट्यूब से बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं उसका। 2 का स्क्वायर इतना वो है ना, सिखार होते हैं बेटा उसको ट्रिक याद कर, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इसका डबल 32 हो गया, 64 हो गया, 1 to 8 हो गया, 256 हो गया, 5। ये बेनिफिट नहीं आता आपको, वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं आप इसको स्क्वायर याद करके सारे। मतलब इसमें ज़रूरत है कॉमन सेंस लग रहा होता है। कॉमन सेंस तो है ना सबके पास, नॉन सेंस तो नहीं है ना यार। ये बड़ा ब्लर है यार, रेड स्पॉट पे आ रहे हैं, इसको छोड़ दो।